48 सहेलियां, एक महारानी और एक महाराजा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। जब एक शर्त की वजह से एक ऐसी नायाब चीज का निर्माण प्रारंभ हुआ जिसे आज सहेलियों की बाड़ी के नाम से जाना जाता है, जब उस समय यहाँ बिन बादल बरसात कराई गई। सोच में पड़ गए हो? सबका जवाब मिलेगा आज। 1710 में बिजली नहीं थी। बिजली आई थी 1935 के आसपास भारत में, लेकिन इसमें पानी की बौछार वहीं गिरने लगी जहां उसे पहुंचाया जाना था, बिल्कुल एग्जैक्ट निशान पर, तकरीबन 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर और दूरी पर भी। जो आज बिजली की मोटर भी नहीं कर सकती, वो तकरीबन 300 साल से यहाँ हो रहा है। फिर कैसे पॉसिबल है, यही सोचते हो ना? आज भी इसका बिना बिजली के चलना है एक बहुत बड़ा कारण स्वदेशी वाटर इंजीनियरिंग का। हाइड्रोलिक इंजीनियर सिस्टम जो 1678 में महाराणा जय सिंह ने करवाया। उदयपुर की जिन सड़कों पर आप चलते हैं ना, दरअसल उनके नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक किस्से से जिसके कारण ये बना। तो कहानी है एक दिन शिकार की, जब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय शिकार पर जाते हैं। तब वहां पर उन्होंने होने वाली अपनी महारानी को अपनी 48 सहेलियों के साथ स्नान करते हुए देखा और तभी उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब महारानी ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह करूंगी। शादी के बाद मेरे साथ मेरी 48 सहेलियां भी रहेंगी। संग्राम सिंह द्वितीय ने ये शर्त मंजूर कर ली और जिस जगह अभी हम चल रहे हैं, जिसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है, ये स्थान उस समय इसीलिए बनाया गया उनकी सहेलियों के लिए। इस जगह का एरिया तकरीबन 4.5 से 6 एकड़ के बीच में है, यानी कि तकरीबन 200 मीटर चौड़ा और तकरीबन 120 मीटर लंबा। एक अनुमान है, एग्जैक्टली तो डाटा नहीं अवेलेबल है। इस जगह का नक्शा खुद महाराणा संग्राम सिंह ने तैयार किया था और इसको हिंदू और राजपूताना स्थापत्य शैली में तो बनाया गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी इंग्लिश लैंडस्केप आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर क्या करता है कि चीजों को नेचुरली रहने में ज्यादा सहमति दिखाता है। इसलिए जो आज यहाँ के पेड़ हैं वो नेचुरली कभी यहाँ पर थे, उन्हीं का इस्तेमाल कर इस जगह को डिजाइन किया गया। यहाँ पर रोज गार्डन है जहाँ पर 100 से ज्यादा उसकी प्रजाति हैं। बोगनवेलिया के बहुत सारे पेड़ हैं जो तकरीबन 125 साल पुराने बताए जाते हैं। बस उन्हीं सभी चीजों को यहाँ पर मेंटेन करके रखा गया। तो काम पूरा हो गया आज से तकरीबन 300 साल पहले और बहुत सारे फाउंटेन्स बनाए गए जो बिना बिजली के चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतना पानी कहाँ से आता है कि ये 12 महीने 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं और उसी हाइट पर उसी जगह गिरते हैं जहाँ इन्हें तैयार किया गया था। तो वो इंजीनियर कैसे वर्क करती है वो जरूर बताऊंगा। पानी कहाँ से आता है वो भी जरूर बताऊंगा। तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आता है वेलकम फाउंटेन। जब उस समय शाही परिवार के लोग यहाँ आते थे तो उनके वेलकम के लिए इस जगह को बनाया गया और ये तकरीबन उस समय 15 से 20 फीट की हाइट पर गिरते थे। लेकिन 1956 के बाद यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया जब ये जगह गवर्नमेंट में चली गई और जहाँ से पानी आ रहा था उस पानी में स्मेल आने लगी। तो ना चाहते हुए भी जो सिस्टम था जल का, जो ग्रेविटी और प्रेशर पे वर्क करता था, वो बंद कर दिया। आज ये सारे फाउंटेन एक मोटर से चलते हैं, लेकिन वो सिस्टम क्या था वो आपका जानना बहुत जरूरी है, जो आज भी चालू किया जा सकता है। तो दूसरा फाउंटेन आता है जैसे ही आप इस दरवाजे में से प्रवेश करेंगे, बिन बादल बरसात। ये कैसा नाम? चलिए इस नाम के पीछे का राज खोलते हैं। तो बिन बादल बरसात का मतलब था कि उस समय सहेलियों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया कि जब बरसात ना हो तो उसका एहसास दिलाने के लिए चारों कोनों पर चारों छतरियां बनाई गई। उनके ऊपर चिड़िया की चोंच वाले फाउंटेन लगाए गए और बीच में छतरी जिस पर राजा रानी नहाते थे। आसपास उनकी सहेलियां इस पूल में नहाया करती थी और उस समय ऐसा महसूस दिलाती थी कि जैसे बादल तो है नहीं लेकिन बारिश बरस रही है। इसलिए इस जगह को बिन बादल बरसात कहा गया। इस पे जो काम हुआ है पत्थरों का, वो यहीं के पत्थर यूज लिए गए हैं और जो सफेद संगमरमर के पत्थर हैं वो राजनगर से मंगवाए गए, जिनसे बहुत सारे मेहराबे और कुछ मूर्तियां भी बनाई गई हैं। लेकिन आप एक सच से शायद बहुत दूर हैं। 1888 की वो बाढ़ जब पूरे उदयपुर शहर का बहुत सारा हिस्सा नष्ट हो गया था। उनमें से एक सहेलियों की बाड़ी भी थी जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई और पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में चली गई। उस समय महाराणा थे महाराणा फतेह सिंह। 1884 से लेकर 1930 तक इनका शासन था। तब उन्होंने इस जगह के महत्व को समझा और इसका पुनर्निर्माण कराया। जो चीजें थी उनको एज इट इज रखा और उसे और भी भव्य बना दिया।
जब महाराणा फतेह सिंह ने इसे दोबारा तैयार करा दिया तब 1898 में अपनी महारानी चावड़ी रानी के आग्रह पर उन्होंने एक कार्यक्रम चालू किया जो आज तक बनाया जाता है। जानते हैं उसका नाम क्या है? हरियाली अमावस्या, जो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उसको मनाया जाता है। ये वर्षा ऋतु का एक तरीके से स्वागत किया जाता है। प्रकृति के सम्मान में और भगवान शिव और पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। भारत के अन्य हिस्सों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गटरी अमावस्या, आंध्र प्रदेश में चुक्कला अमावस्या, उड़ीसा में चितालागी अमावस्या। और आज भी 2 दिन का मेला हर साल भरता है। एक दिन जेंट्स के लिए ओपन होता है और दूसरे दिन पूरी तरीके से महिलाओं के लिए। उनके लिए झूले लगाए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर उसका आनंद पूरी तरीके से ले सकें। इसी फाउंटेन के पीछे जो आप ये कमरे देख रहे हैं, दरअसल ये इन सहेलियों का चेंजिंग रूम हुआ करता था, जहाँ कपड़े बदले जाते थे, जो आज बंद है। अब यहाँ से आगे निकलकर जब मैं नेक्स्ट फव्वारे की तरफ बढ़ता हूँ तो आपको ये रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे होंगे। ये फूल बोगनवेलिया के हैं, एक पेड़ जिसमें बहुत सुंदर फूल निकलते हैं। और यहीं से निकलकर हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं रासलीला फाउंटेन की तरफ। रासलीला फाउंटेन के चारों तरफ पेड़ है और बीच में फाउंटेन है, कोई दीवार नहीं। ये रासलीला दरअसल उस समय जब होली का कार्यक्रम होता था तब इसी फाउंटेन में रंग मिलाकर होली खेली जाती थी। गोल सर्किल पे बने चारों जगह से फाउंटेन चला करते थे और होली उत्सव का धूमधाम से आनंद उठाया जाता था। इसीलिए होली उत्सव की वजह से होली उत्सव को रासलीला कहा जाने लगा। और घूमर भी होता था, राजस्थानी डांस, उसकी वजह से भी इस जगह को रासलीला कहा जाने लगा। इसलिए ये जगह परमानेंट सिर्फ त्योहारों के लिए बनाई गई। ये खेल रहा है बच्चा। इस जगह नृत्य होता था और एक तरीके से संगीत वादन होता था, गाना गाया जाता था, मल्हार गाए जाते थे और सामने यहीं कहीं राजा बैठा करते थे। इधर भी एक तरफ रास्ता है, इधर भी एक तरफ रास्ता है। अब इससे आगे बढ़कर सबसे खूबसूरत फाउंटेन आता है, जिसकी कल्पना शायद हम बिना बिजली के मोटर के नहीं कर सकते, लेकिन उस समय पॉसिबल हुई। इस जगह जो नीचे आज फर्स्ट देख रहे हैं आप, वो सेम एज इट इज वैसी है जो आज से 300 साल पहले बनाई गई थी। और अब आता है कमल तलाई। बीच में लोटस कमल के जैसे फूल के जैसा एक फाउंटेन लगा हुआ है। चारों दिशाओं में 4 हाथी लगे हुए हैं जो एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री के अंतराल में। इन हाथी के पैर में से छेद कर कर, जो कि सिंगल स्टोन पे बना हुआ है, और सूंड में से वो फाउंटेन निकाला है। और ये फाउंटेन सूंड में से जो पानी निकल रहा है वो डायरेक्ट वहां पे आप देखेंगे सामने जो शेर है डायरेक्ट उसके मुंह में गिरता था। लेकिन जब वो प्रेशर चेंज हुआ, वो चीजें चेंज हुई, मोटर बिजली की आई, तो वो चीज पॉसिबल आज नहीं हो सकी। हाँ, अगर पुराना सिस्टम चालू कर दिया जाए तो हो सकती है। और इसमें जो पत्ते हैं वो लिली के हैं, जो कि 12 महीने ऐसे ही खिले रहते हैं। हालांकि इसमें पहले लोटस के ही थे, लेकिन बाद में इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, क्योंकि लोटस के पत्ते जो हैं वो नीचे साधारण तरीके से पड़े रहते हैं और फूल उनका बाहर आता है, और जो लिली है उसके पत्ते उभरे हुए रहते हैं जैसे इसमें है, तो ये अच्छा लगता है। हाथियों को लगाने के पीछे एक कारण था, क्योंकि उस समय हाथियों को शक्तिशाली, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हाथियों को जगह जगह बनाया भी। अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सावन भादो फाउंटेन की तरफ पहुँचते हैं। सावन भादो फाउंटेन, क्योंकि हमारे भारत में सावन जब लगता है तो बारिश आ जाती है। अब किसी भी समय, किसी भी महीने में उसका एहसास दिलाने के लिए इन सावन भादो फाउंटेन का निर्माण किया गया। जब आप यहाँ पर खड़े रहते हैं तो चारों तरफ से बौछारें ऐसे लगती हैं कि जैसे मंदी मंदी बारिश बरस रही हो। इसीलिए इस फाउंटेन का निर्माण कराया गया। आप किसी भी मौसम में आइए, किसी भी महीने में आइए, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे सावन भादो में होता है। लेकिन एक और महल है इसमें, रंग महल, जिसमें अंदर फाउंटेन चला करते हैं और बाहर अलग अलग तरीके के ग्लास लगे हुए कलरफुल, जब उन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फाउंटेन कलरफुल दिखा करते हैं। लेकिन आज वो सबके लिए बंद है। की तरह फीलिंग आती है यहाँ पे, बारिश का साउंड फील करने के लिए यहाँ पर बनाया। तो बारिश की जो आवाज़ है बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे जब हम अंदर गए थे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और फाउंटेन को निहारते हैं। घूम फिर के हम वहीं आ गए। हम उस साइड से गए थे और इस साइड से आए और अब बाहर निकलने का समय आ गया।
तो अब उस चीज का राज खोलते हैं कि आखिर ये पानी, ये फव्वारे कैसे चलते हैं और पानी कहाँ से आता है। इसको मैं आपको गूगल मैप से समझाता हूँ। सहेलू की बाड़ी से कुछ ही दूरी पर आपको फतेह सागर लेक दिखाई देगी। ये फतेह सागर लेक का निर्माण प्रारंभ किया था महाराणा जय सिंह ने 1678 और कुछ बताते हैं 1687 में। 1888 में जब यहाँ बाढ़ आई तब इसका पुनर्निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय कच्ची पाल थी, मिट्टी की पाल थी, वो टूट गई। फिर दोबारा इसकी पाल बनाई गई और 20 फीट ऊंची करके बनाई गई, जिसका नाम कनौट बांध रखा गया, जिसे बनवाने वाले थे उस समय प्रिंस आर्थर, जो ब्रिटिश शासन में ड्यूक ऑफ कनौट के पद पर कार्यरत थे। इसकी नींव भी उन्होंने रखी थी। ये फतेह सागर लेक 90 फीट ऊपर है सहेलू की बाड़ी से, इसीलिए ग्रेविटी का यूज करते हुए यहाँ से सीधी टनल बनाई गई सहेलू की बाड़ी तक, जो आज भी मौजूद है उन सड़कों के नीचे जिन पर आप चलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। वही पानी जब यहाँ पहुँचता है तो उसमें इतना प्रेशर होता है, उस प्रेशर का यूज करके इन फाउंटेन्स को बनाया गया। और जो मैं बात कर रहा था 15 से 20 फीट, अगर आज उसको चालू कर दिया जाए तो ये तकरीबन फाउंटेन्स की हाइट होगी 20 फीट के आसपास। हर फाउंटेन्स आपको अलग नजर आएगा। तो ये थी वो इंजीनियरिंग का कमाल, लेकिन इसको बंद करना एक मजबूरी बन गई। पानी गंदा हो गया, सफाई पॉसिबल नहीं हो सकी, और हो सकता है आगे फ्यूचर में ये दोबारा चालू भी हो जाए। सब डिपेंड करता है यहाँ के मैनेज करने वालों पर। तो ये कारण है कि 400 साल पुरानी इंजीनियरिंग, जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग यानी कि बरसात की एक एक बूंद को सजो कर रखना, वो कोई उदयपुर से सीखे। यहाँ कई झीलें हैं, पिछोला झील प्रमुख है, जहाँ से बाकी झीलों की शुरुआत हुई। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।